हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। आप लोगों ने कल की मैथ की इंट्रोडक्शन क्लास तो देखी ही होगी, जिसमें हमने मैथ का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि हमें मैथ में पढ़ना क्या क्या है, अर्थमेटिक, एडवांस और मिसलिनियस टाइप के जो चैप्टर थे। तो जिसमें हमने आपको बताया था कि आज से हमारी ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम सबसे पहले एडवांस मैथ ही कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री दो वर्ड से बना है। एक है जियो और दूसरा है क्या, मेट्री। तो ये जो जियो है ज्योग्राफी से लिया गया वर्ड है। कहां से लिया गया है? ज्योग्राफी से। और जो मेट्री है, मेट्री एक लैटिन वर्ड है, उसका नाम है मीट्रॉन। मीट्रॉन का मतलब होता है मापक, और ज्योग्राफी का मतलब होता है क्या, भूगोल। तो यहां से अगर हम मीनिंग निकालें, ज्योमेट्री की मीनिंग सीधे सीधे निकल के आती है, जिसमें भौगोलिक माप किया जाता है। क्या क्या होता है? जिसमें भौगोलिक माप किया जाता है। ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। तो जिसमें भौगोलिक माप किया जाता है वो होती है हमारी ज्योमेट्री। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पे, और अगर अंडमान निकोबार को लेकर के गिनते हैं तो कहते हैं 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो ये जो डिग्री आती है, ये अंश ये क्या होता है कि एक तरीके से हमारा ज्योमेट्रिकल मापक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अक्षांश से पढ़ते हैं कि इतने अंश उत्तरी अक्षांश या 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो डिग्री में जो इसका मापन हो रहा है वो क्या है? ज्योमेट्रिकल माप है। तो ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे कि हमने आपको बताया, कल ही हमने आपको बताया था, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर रेखा एवं कोण। पहला पढ़ेंगे रेखा एवं कोण, और दूसरा रहेगा हमारा इसमें त्रिभुज। दूसरा पढ़ेंगे त्रिभुज, और तीसरा जो सेक्शन होगा इसमें ज्योमेट्री का वो होगा हमारे पास चतुर्भुज, जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चौथा होगा हमारे पास बहुभुज, और पांचवा पढ़ेंगे हम वृत्त के बारे में, जिसको सर्कल कहते हैं। तो इसमें से आज हम जो है पहला उठा रहे हैं रेखा एवं कोण। तो जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था, रेखा एवं कोण ज्योमेट्री में वो भूमिका निभाती है, जैसे हम लोग के लिए जमीन, अगर हम जमीन पर खड़े हैं, जमीन हमारा आधार है, अगर जमीन ना होता तो हम कुछ न कर पाते। सेम ऐसे ही रेखा एवं कोण से क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं बनते, लेकिन अगर आप रेखा एवं कोण को सही से नहीं पढ़े हैं, इसके कंसेप्ट को नहीं सीखे हैं, तो आप इन सब चैप्टर को कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। इस वजह से जरूरी है हमें रेखा एवं कोण को क्लियर करना। तो आज हम रेखा एवं कोण की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि रेखा क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि निम्न में से रेखा क्या है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं? पहला ऑप्शन हमने आपको दे दिया कि ये, और बी ऑप्शन हमने दिया ये, और सी ऑप्शन हमने आपको दिया ये। आपको बताना है इनमें से रेखा कौन है। याद रखना, इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और अगर आप पहले से इसके बारे में जानते हैं तो आप अच्छे से मैथ पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए कि बहुत सारी कमजोरी है मैथ को लेकर के आपके अंदर। तो देखिएगा, अगर कहेंगे रेखा, तो रेखा हमारी इसमें बी हो जाएगी। ये है क्या? रेखा, जिसको लाइन कहते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या? किरण। एक स्टेटमेंट में अगर कहें, रेखा वह चीज होती है जिसके ना आरंभ का पता है और ना अंत का पता है। इस वजह से अगर आप रेखा को इंडिकेट करते हैं तो एरो का निशान दोनों तरफ बनाया जाता है, क्योंकि ये अनंत तक इधर भी जा सकती है और अनंत तक इधर भी जा सकती है। न इसके आरंभ का पता है और न इसके अंत का पता है, इसी को हम रेखा कहते हैं। दूसरा हमारे पास ये किरण, इसके आरंभ का तो पता होता है कि ये शुरू यहां से हो रही है, लेकिन ये कहां तक जाएगी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। इसको किरण कहते हैं, इंग्लिश में इसी को रे कहते हैं। जैसे सूर्य से आती हुई रोशनी, यह है हमारे पास सूर्य,
और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, हमें पता है कि सूर्य से तो आ रही है जमीन पे, लेकिन जाएंगे कहां तक इसका कुछ क्लियर नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये रेखाखंड, इसको कहते हैं रेखाखंड। ये हमारे पास रेखाखंड है और इंग्लिश में इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसके आगे जानते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं, अगर आप ध्यान देंगे तो समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर, समांतर भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है सम और दूसरा है क्या, अंतर। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर सभी जगह समान हो, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर सभी जगह समान हो, उनको समांतर रेखा कहते हैं। अगर ये ए है और ये बी है और इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, या कह लीजिए ये रेखा हमारे पास ए बी है और ये हमारे पास सी डी है, और अगर ये एक दोनों के समांतर हैं तो इनको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और अब देखते हैं तिर्यक रेखा क्या है, पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे ये दो हमारे पास समांतर रेखाएं हो गई, इनको अगर कोई रेखा इसे काटती है तो इसको तिर्यक रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेखा का इंट्रोडक्शन। अब आप समझ गए होंगे रेखा क्या है, किरण क्या है, और तिर्यक रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, कोण के बारे में जानते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कोण किसे कहते हैं। क्या आपके दिमाग में कुछ मेंशन कर पा रहा है कि कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी दो रेखाखंडों के बीच का जो झुकाव होता है, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, और कोण को अक्सर हम थीटा से दिखाते हैं। अगर हम इसे लिख दें ए, इसे लिख दें बी और इसे लिख दें सी, तो अगर कहीं कोण को इंडिकेट करना हो तो हम कुछ ऐसे करेंगे, कोण ए बी सी। ठीक है, जिस पॉइंट पे कोण बन रहा हो उसे बीच में रखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक कोण हमारे पास ये बन रहा हो पी क्यू आर, इसके अंदर का जो एंगल है ये थीटा है, और इसको अगर हमें इंडिकेट करना हो हम लिखेंगे पी क्यू आर। क्यू को लिखेंगे बीच में क्योंकि क्यू ही वो पॉइंट है जिसपे कोण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब समझना यह है कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, देखिएगा। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। दोस्तों हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है। इसको अगर एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दे तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वहां पे चार एंगल का निर्माण होता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अगर हम इसको कहें अल्फा तो ये भी हमारा अल्फा होगा, अभी बता रहे हैं क्यों। अगर इसको कहें बीटा तो ये भी हमारा बीटा होगा, क्यों। ये एंगल बराबर क्यों होंगे और ये एंगल बराबर क्यों होंगे, तो इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, अगर आप इस नाम को ही गौर से देखें, शीर्षभिमुख, जिनके शीर्ष आपस में जुड़े हुए हों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले एंगल का ये पॉइंट और इस वाले एंगल का ये पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इस वजह से ये एक दोनों के इक्वल होंगे। ठीक ऐसे ही बीटा और बीटा का जो शीर्ष है आपस में जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये दोनों एंगल आपस में समान होंगे। ठीक है, और एक लाइन और समझ लीजिएगा। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे अगर ऐसे ये खींचा हुआ ट्रांसवर्सल लाइन है, एक सीधी रेखा पे बने हुए कोणों का योग जो है ये 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश होता है। तो जो हमने आपको बताया कोण के प्रकार,
तो समझिएगा पहले कोण कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास न्यून कोण, क्या है, न्यून कोण। दूसरा होता है समकोण, दूसरा समकोण। तीसरा है हमारे पास अधिक कोण। चौथा होता है ऋजु कोण। और पांचवा है बृहद कोण। और छठा है हमारे पास पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। न्यून कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल, क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। समकोण को कहते हैं राइट एंगल। अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऋजु कोण को कहेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल। और बृहद कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और पूर्ण कोण को कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब ध्यान देना कि न्यून कोण किसे कहेंगे, सम कोण किसे कहेंगे, अधिक कोण किसे कहेंगे, ऋजु कोण किसे कहेंगे, बृहद कोण और पूर्ण कोण किसे कहेंगे। तो न्यून कोण वो होता है जैसे कि ये हमारे पास कोण है और हमने यहां पर लिख दिया थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, यानी जब इस कोण का मान 90 अंश से कम हो तो इसे कहेंगे न्यून कोण। और अगर थीटा की वैल्यू 90 अंश के बराबर हो जाए तो इसको कहेंगे समकोण। और अधिक कोण क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से छोटा हो तो इसको कहेंगे अधिक कोण कहेंगे। और आता है हमारे पास ऋजु कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल। जब थीटा की वैल्यू 180 के बराबर हो, जब थीटा की वैल्यू 180 अंश के बराबर हो तो इसको कहेंगे ऋजु कोण। अगला आता है हमारे पास बृहद कोण। बृहद कोण क्या है, जब थीटा की वैल्यू 180 से बड़ा हो, जब थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा लेकिन 360 से छोटा हो तो इसको कहेंगे बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। और पूर्ण कोण क्या है, जब थीटा की वैल्यू 360 के बराबर हो तो इसको कहेंगे पूर्ण कोण। ध्यान देना, न्यून कोण हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे ये आधार रेखा हो गई और ये इन दोनों के बीच का जो झुकाव है ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा क्या, न्यून कोण। समकोण हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ये एंगल होता है हमारा क्या, समकोण, राइट एंगल। और जो एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल जिसे अधिक कोण कहते हैं और 90 से बड़ी, इस थीटा की जो वैल्यू होती है 90 से बड़ी होती है लेकिन 180 से छोटी होती है, तो ये एंगल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और जो ऋजु कोण होता है यानी स्ट्रेट लाइन एंगल जिसमें थीटा की वैल्यू 180 के बराबर होती है, ये कुछ ऐसे होती है। देखिए ये हमारा पॉइंट है और यहां से कोण बनके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो एक ही रेखा पर बना हुआ कोण है और ये कितना होता है, 180 होता है। तो इसको क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। और जो 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम हो तो वो कुछ ऐसे दिखता है। और ये वाला कोण जो है हमारा, इसको कहेंगे थीटा और इसी को कहेंगे क्या, बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल इसको कहेंगे। और ये जो कंप्लीट एंगल है 360, एक चीज यहां से ये भी याद रखना, एक ही बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का योग 360 के बराबर होता है। जो ये वाला एंगल यहां से उठा करके यहां तक जो एंगल हमारा बन रहा है इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल और ये टोटल 360 डिग्री का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देंगे आपको और सब चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी कि एंगल से रिलेटेड जो भी आपको कंफ्यूजन होगा, कौन कौन से एंगल है, कौन कौन से एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये सब चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा अभी हमने आपको 2 पॉइंट बताया कि
समांतर रेखा और समांतर रेखा को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो 4 कोणों का निर्माण होता है। कैसे बताया कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक रेखा है, और अगर इसे कोई तिर्यक रेखा काटे, कौन काटेगा, तिर्यक रेखा, तो मैंने कहा इसमें 4 कोणों का निर्माण होता है। एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये और एक एंगल ये बनता है। तो हमने कहा ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं इनके शीर्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये वाला अल्फा होगा तो ये वाला भी अल्फा होगा, ये वाला बीटा होगा तो ये वाला भी बीटा होगा। तो इनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख। दूसरा हमने बताया कि वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे कि अगर एक ऐसे रेखा खींची हुई है और एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, और अगर ये एंगल इसमें अल्फा बन रहा है, ये एंगल बीटा बन रहा है, तो हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का जो योग होता है ये 180 के बराबर होता है। क्या होता है, 180 के बराबर होता है। यानी अल्फा और बीटा का जो सम होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये 180 के बराबर होगा। और इस तरह से इन दोनों कोणों को आपस में कहेंगे रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दो समांतर रेखाएं कुछ ऐसे खींची हुई हों, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, और इन दोनों समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो इसको जब ये रेखा काटेगी तो यहाँ 4 कोण का निर्माण होगा, और इसको जब काटेगी तो यहाँ भी 4 कोण का निर्माण होगा। हमने कहा ये रेखा हमारे पास AB है और ये हमारे पास CD है, और ये E है, ये F है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, इसको हमने कहा 1, और ये कोण ये बन रहा है, इसको हमने नाम दे दिया 2, इसको हमने नाम दे दिया 3, इसको हमने नाम दे दिया 4। इस तरीके से ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। समझना, खाली एक एग्जाम्पल से जितने भी एंगल्स हैं और कौन सा एंगल किसके बराबर होता है ये सब क्लियर हो जाएगा। क्यों बराबर होता है ये भी क्लियर हो जाएगा। इस वजह से ध्यान से समझना इसको। इसमें जो 1 है ये 2 के बराबर होगा, 3 है ये 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनके शीर्ष आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हमने अभी अभी बताया कि ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक ऐसे ही कोण 5 एंगल नंबर 5 ये बराबर है एंगल नंबर 6 के, और 7 बराबर है 8 के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। कोण 5 है कोण 6 के बराबर, और ऐसे ही कोण 7 है बराबर कोण 8 के। ये आपस में बराबर क्यों है अब तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण जिनके शीर्ष आपस में जुड़े हों वो एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। इसमें जो है ये कोण नंबर 1 ये बराबर होगा कोण नंबर 5 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, अभी बता रहे हैं क्यों। और ठीक ऐसे ही एंगल 4 ये बराबर है एंगल 8 के। एंगल 4 ये बराबर है एंगल 8 के। ठीक, इनको कहेंगे एकांतर कोण। क्या कहेंगे? एकांतर कोण नहीं होते, ये होते हैं संगत कोण। संगत कोण। और कैसे होते हैं ध्यान देना कि ऊपर वाली लाइन के ऊपर दाहिने का एंगल, नीचे वाली लाइन के ऊपर दाहिने का एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक ऐसे ही ऊपर वाली लाइन के ऊपर बाएं का एंगल और नीचे वाली लाइन के ऊपर बाएं का एंगल आपस में बराबर होंगे। इनको क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम
इस फिगर के खाली इतने पार्ट पे फोकस करते हैं तो ये आकृति हमें कुछ जेड के तरीके दिखाई देती है। ध्यान देना, ऐसे है ये, मैं इस पे कह रहा हूं फोकस करने के लिए। ये आकृति हमें कुछ जेड के तरीके दिखाई देती है। यहां पे एंगल 2 बन रहा है और यहां पे एंगल क्या बन रहा है 5। अगर ये जेड बन रहा है ऐसे, यहां पे एंगल 2 है और यहां पे एंगल 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर है कोण 5 के, ठीक है। ऐसे ही कोण 3 बराबर है कोण 8 के। कोण 3 बराबर है कोण 8 के। क्यों बराबर है? इसको कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आंतरिक एकांतर और एक होता है बाह्य एकांतर। ये होगा हमारे पास आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण। अच्छा, इसे आंतरिक क्यों कहेंगे? ध्यान देना, ये दोनों जो समांतर रेखाएं हैं, ये 2, 5, 3, 8, ये चारों एंगल इन दोनों रेखाओं के अंदर में बन रहे हैं, इस वजह से इनको आंतरिक एकांतर कोण कहते हैं। ठीक ऐसे ही बाह्य एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे। बाह्य एकांतर कौन कौन से बराबर होंगे? ये एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 7, 4 बराबर होगा 7 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 7 के। और ऐसे ही कोण 1 बराबर होगा कोण 6 के। एंगल नंबर 1 ये इक्वल टू होगा एंगल नंबर 6 के। क्यों? ये बाह्य एकांतर है। बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। चलिए, तो शीर्षाभिमुख हो गया, संगत हो गया, एकांतर कोण हो गया, जिसमें से आंतरिक एकांतर है, बाह्य एकांतर है। तो आगे के पॉइंट को देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5 पे आप लोग फोकस करिएगा। एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5, इन दोनों का जो योग होगा ये 180 के बराबर होगा। और ऐसे ही एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 8, इसका जो योग होगा ये भी 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? इनको कहते हैं संलग्न कोण। क्या कहते हैं? संलग्न कोण, ठीक है। कोण 3, कोण 5, इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। कोण 2, कोण 8, इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? हमने बताया, ये है संलग्न कोण, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रेखा और कोण के बारे में समझ गए होंगे। उम्मीद है हमें कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। और अभी अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट होता है, किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। और फिर देखते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली क्लास में ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल की। तो थैंक यू सो मच।